नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग संप्रभुता सॉवरेंटी के बारे में चर्चा करेंगे। संप्रभुता क्या है और इसके मुख्य रूप से कितने प्रकार हैं और इसके विविध रूप क्या हैं, एक एक तथ्यों को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि संप्रभुता का अंग्रेजी पर्याय क्या है। तो संप्रभुता का अंग्रेजी पर्याय सॉवरेंटी है। सॉवरेंटी शब्द लैटिन भाषा के सुपर और एनस शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता। संप्रभुता का अर्थ हुआ सर्वोच्च सत्ता, जिस पर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण ना हो। संप्रभुता को राज्य की आत्मा या प्राण कहा जाता है। संप्रभुता राज्य का अनिवार्य या मौलिक तत्व होता है। इसके बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि राज्य के कितने तत्व होते हैं। तो राज्य के 4 तत्व होते हैं। एक जनसंख्या है, दूसरा भूभाग है, तीसरा सरकार है और चौथा संप्रभुता। ये जो संप्रभुता है राज्य का चौथा तत्व है। यह सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इसे राज्य की आत्मा या प्राण या मौलिक तत्व भी कहा जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि संप्रभुता एक आधुनिक कालीन अवधारणा है। संप्रभुता शब्द का सबसे पहले प्रयोग बोदा ने 1576 में 6 बुक्स कंसर्निंग द स्टेट या रिपब्लिक में किया और यह प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि संप्रभुता पर कुछ कथन स्टेटमेंट को देखते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बोदा का कथन देखते हैं कि संप्रभुता नागरिकों एवं प्रजाजनों के ऊपर वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई नियंत्रण ना हो। यह कथन किसका है? बोदा का है। फिर दूसरा हम लोग बिलोबी का कथन देखते हैं। संप्रभुता जो है वह राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, बिलोबी। तीसरा हम लोग गैटल का कथन देखते हैं कि विभाजित संप्रभुता अपने आप में विरोधाभास है। यह गैटल का कथन है। फिर इसके बाद हम लोग रूसो का कथन देखते हैं कि संप्रभुता का विभाजन एक धोखा है, रूसो ने कहा। फिर ऑस्टिन के कथन को देखते हैं। उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून है, यह ऑस्टिन का कथन है। फिर कानून संप्रभु का आदेश है, यह ऑस्टिन का कथन है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि राजनीतिक संप्रभुता या लौकिक संप्रभुता या वैधानिक संप्रभुता के जनक कौन हैं। तो राजनीतिक संप्रभुता के जनक लॉक को माना जाता है। लोकप्रिय संप्रभुता का जनक रूसो को माना जाता है। वैधानिक संप्रभुता का जनक हाब्स को भी है, बोदा भी है और ऑस्टिन को भी माना जाता है। सबसे पहले वैधानिक संप्रभुता की बात जो है हाब्स ने की, बोदा ने उसे आगे बढ़ाया और ऑस्टिन ने उसे चरम सीमा पर पहुंचा दिया। आंतरिक संप्रभुता का जनक गार्नर को माना जाता है और बाह्य संप्रभुता का जनक ग्रेसियस को माना जाता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन बनेगा कि संप्रभुता के मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है। तो संप्रभुता मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, एक आंतरिक संप्रभुता और दूसरा बाह्य संप्रभुता। अब हम लोग देखेंगे कि आंतरिक संप्रभुता क्या होती है और बाह्य संप्रभुता क्या होती है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आंतरिक संप्रभुता में देखेंगे कि राज्य अपनी सीमा के अंतर्गत सर्वोच्च एवं संपूर्ण शक्ति संपन्न है। वह अपने निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों और समुदायों, संगठनों, निगमों आदि पर पूर्ण शक्ति रखता है। राज्य इन्हें किसी भी प्रकार का आदेश दे सकता है तथा बलपूर्वक अपने आदेशों का पालन करवा सकता है।
राज्य की सीमा के अंदर कोई भी सत्ता राज्य की इस शक्ति को चुनौती नहीं दे सकती है। अब हम लोग बाह्य संप्रभुता को देखेंगे कि बाह्य संप्रभुता का क्या अर्थ होता है। तो राज्य किसी भी बाह्य सत्ता के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त होता है, अर्थात राज्य अन्य राज्यों के किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप या दबाव से पूर्णतः मुक्त है। राज्य को अपनी इच्छा के अनुसार अन्य राज्यों से संबंध रखने या तोड़ने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। यदि राज्य पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के द्वारा कुछ सीमा लगाई जाती है तो इसका अभिप्राय यह नहीं है कि राज्य की शक्ति पर बंधन है, क्योंकि राज्य स्वेच्छा से इसे स्वीकार किया है, जब चाहे वह अलग हो सकता है। अब हम लोग संप्रभुता के विविध रूप देखेंगे कि संप्रभुता के विविध रूप क्या हैं। तो संप्रभुता के विविध रूप में आता है औपचारिक या नाम मात्र की संप्रभुता, वास्तविक संप्रभुता या यथार्थ संप्रभुता, कानूनी या विधिक संप्रभुता, राजनीतिक और लौकिक संप्रभुता, विधि सम्मत और तथ्य सम्मत संप्रभुता। अब हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले बात आती है औपचारिक संप्रभुता या नाम मात्र की संप्रभुता। तो औपचारिक संप्रभुता के अन्य नाम हैं नाम मात्र की संप्रभुता और ध्वज संप्रभुता भी इसे कहा जाता है। औपचारिक संप्रभु वह होता है जिसमें सैद्धांतिक रूप से संपूर्ण शक्तियां होती हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से वह किसी भी शक्ति का प्रयोग अपने विवेक से नहीं करता है, क्योंकि संविधान विवेक का अधिकार नहीं देता है। औपचारिक संप्रभु वह होता है जिसके नाम से शासन चलाया जाता है या जिसके नाम से युद्ध और शांति की घोषणा होती है या जिसके नाम से राज्य कर्मचारियों की नियुक्ति होती है, जैसे भारत में राष्ट्रपति, ब्रिटेन में सम्राट। अब हम लोग देखेंगे वास्तविक संप्रभुता या यथार्थ संप्रभुता क्या होती है। तो वास्तविक संप्रभु वह होता है जो व्यवहारिक रूप से संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग करता है, लेकिन औपचारिक संप्रभु के नाम से या जिसके हाथों में शासन की वास्तविक शक्ति होती है, जैसे ब्रिटेन का मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित भारत का मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित। अब यहाँ पर कुछ अन्य तथ्यों को भी देखते हैं कि वास्तविक संप्रभुता और औपचारिक संप्रभुता में केवल अंतर संसदीय शासन प्रणाली में पाया जाता है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में नहीं, क्योंकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में औपचारिक संप्रभु और वास्तविक संप्रभु दोनों एक होते हैं, जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कानूनी या विधिक संप्रभुता क्या होती है। तो कानूनों को बनाने वाली और उसे लागू करने वाली संस्था को कानूनी संप्रभुता या विधिक संप्रभुता कहा जाता है, लेकिन कानूनी संप्रभुता द्वारा बनाया गया कोई भी कानून उसी स्थिति में मान्य होगा जब न्यायालय उसे मान्यता प्रदान कर दे, जैसे ब्रिटेन में संसद सहित सम्राट, भारत में संसद सहित राष्ट्रपति। अब हम लोग राजनीतिक संप्रभुता को देखते हैं कि राजनीतिक संप्रभुता क्या होती है। तो कानूनी या विधिक संप्रभुता को प्रभावित करने वाले जितने कारक होते हैं राजनीतिक संप्रभुता के अंतर्गत आते हैं, या एक राज्य के अंतर्गत विधिक संप्रभुता या कानूनी संप्रभुता को प्रभावित करने वाले जितने कारक होते हैं राजनीतिक संप्रभुता के अंतर्गत आते हैं, जैसे जनप्रतिनिधि, निर्वाचक मंडल और जनता। फिर इसके बाद क्वेश्चन ये बनता है कि कौन ऐसे पहले विचारक हैं जिसने राजनीतिक संप्रभुता और कानूनी संप्रभुता में अंतर किया है। तेवी डायसी पहले विचारक हैं जिन्होंने कानूनी संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर किया है। अब यहाँ पर और भी कुछ तथ्य को देखते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में
अंतर नहीं पाया जाता है, क्योंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं कानून के निर्माण में भाग लेती है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे राजनीतिक संप्रभुता तथा लौकिक संप्रभुता क्या होती है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में राजनीतिक संप्रभुता तथा लौकिक संप्रभुता में कोई अंतर नहीं पाया जाता है, क्योंकि शक्तियां अंतिम रूप से जनता में निवास करती है। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में राजनीतिक संप्रभुता का निवास जहां जनप्रतिनिधियों और निर्वाचक मंडल में होता है, वहीं लौकिक संप्रभुता का निवास जनता में पाया जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि विधि सम्मत या तथ्य सम्मत संप्रभुता क्या होती है। तो विधि सम्मत संप्रभु वह होता है जो संविधान के अनुसार किसी भी देश में शासन करता है, जैसे भारत में प्रधानमंत्री, और उसी के आदेशों को जनता वास्तव में मानती है। जबकि तथ्य सम्मत संप्रभु वह होता है जो विधि सम्मत संप्रभु के पीछे होता है, लेकिन व्यवहार में वह दिखाई नहीं पड़ता है, और क्रांति या विद्रोह के समय दोनों सत्ताएं आमने सामने खड़ी हो जाती हैं, और तथ्य सम्मत संप्रभु विधि सम्मत संप्रभु को हटाकर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है और अपने आप को विधि सम्मत संप्रभु घोषित कर देता है, जैसे पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।